क्वेश्चन नंबर 3 देवांश। ओके, जो भी डाउट है 1 to 5 में जिसका भी है वो बताते जाना। क्वेश्चन नंबर 3, लेक्चर 3 ट्यूटोरियल 2। क्वेश्चन नंबर 3, the resultant of three vectors of five equal force of 10 Newton each are applied at the point and all lying in the one plane. If the angle between any two adjacent forces are equal, then the resultant will be. Okay, Aman, question number 1 as well. अब देखो मुझे क्या बोल रहा है कि सारे फोर्स के बीच का एंगल कितना है, इक्वल है। तो ये कुछ ऐसा सीन बनेगा, और अगर तुम 360 को 5 से डिवाइड करो तो सारे के बीच का एंगल कितना है, 72 डिग्री। ये देखो ये सारा जो है, अगर तुम इसको अरेंज करो तो क्या ये पेंटागन बन जाएगा? अगर यस देखो सर। अगर इसको तुम इधर लेके आओ तो ये ऐसा, फिर ये ऐसा, इससे 72 डिग्री एंगल पर, फिर इससे 72 डिग्री एंगल पर, फिर ऐसे, और फिर ये ऐसे, एक रेगुलर पेंटागन बन जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट विल बी 0। स्टार्टिंग और एंड सेम पॉइंट पे हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 1, लेक्चर 3 ट्यूट 2। क्वेश्चन 1, the resultant of three vectors of magnitude 1, 2 and 3। तो 1 का इधर है, 2 का इधर है, तो 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, और 3 का इधर है, तो ये कितना बचा? 2 ये बचा। मैंने ये 1 माना यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक माना 1, तो ये एक और 1, और फिर ये वाला 1, और एक और 2, तो 1, 2 और 3 मैग्नीट्यूड का हो गया। तो इफेक्टिवली देखो ये तीनों 1 का रिजल्टेंट कितना हो गया? 0 हो गया। और ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो मेरे पास इफेक्टिवली बच्चा क्या, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120। तो रिजल्टेंट विल बी √a² + b² + 2ab cos 120, that is equals to √1 + 4 + 2 × 1 × -1/2। तो ये क्या आ जाएगा? -2। तो ये आ जाएगा √3। हाउ एंगल इज 120? ये एंगल देखो 60 डिग्री होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो वो एंगल 120 हो जाएगा। ओके अमन, ठीक है। नेक्स्ट आउट, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में। फोर, क्वेश्चन 4, forces proportional to AB, BC and twice of CA act along the sides of the triangle ABC and other। ओके, ठीक है, मैं 4 ही डिस्कस कर रहा हूँ। ये A, B, C है, तो AB के लॉन्ग एक फोर्स लगा, BC के लॉन्ग लगा, और ट्वाइस ऑफ CA। तो CA तो ये हो गया, तो ट्वाइस ऑफ CA ये हो गया, ये भी CA वेक्टर हो जाएगा। तो देखो इन तीनों का इफेक्टिव क्या हुआ, ये और ये, कोई भी ट्रायंगल होते तो तीनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास? CA वेक्टर, ऑप्शन है, ये वाला पार्ट बच गया ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 लावण्या, ये वाला वेक्टर बच गया, दिस इज CA वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 5, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स is R if the first force is doubled then the magnitude of resultant is also doubled। अच्छा तुम ऐसा करो, अभी तुम लोग कंपोनेंट्स आ गया है। if the first force is double the magnitude of resultant of two force of magnitude, okay 6, 5, 6, 8, ये दोनों लोग मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 7 अगर किसी को डाउट है तो वो भी बता देना। 5 में क्या करना है, the magnitude of resultant of two force of magnitude 3p and 2p is R if the first force is doubled। लेट्स से इधर की ओर है मेरा 3p और यहाँ पर कहीं पे है 2p,
और इसका रिजल्टेंट है r। अब मुझे बोला इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड, मतलब 6p, the 6p double the magnitude of resultant is also doubled, then अच्छा रिजल्टेंट भी डबल हो गया। नहीं तो ऐसे नहीं प्रोसीड करो, डायरेक्टली प्रोसीड कर लो कि मान लो कि दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट 9p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3p इंटू 2p इंटू कॉस थीटा। अब मैं अगर फर्स्ट फोर्स को डबल कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर इक्वल टू अंडर रूट, फर्स्ट फोर्स हो जाएगा 6p, तो 36p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6p इंटू 2p इंटू कॉस थीटा। अब क्या करें, दोनों का रेशियो ले लो, सॉल्व हो जाएगा। ये किसका डाउट था, हो जाएगा आगे। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड पे हाँ, सर इसको बाद में क्या इक्वेट करना है क्या? नहीं रेशियो ले लो ना दोनों का। देखो आर आर कट जाएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा 13p स्क्वायर प्लस 2 3 6 2 12p स्क्वायर कॉस थीटा अंडर रूट अपॉन 40p स्क्वायर प्लस 2 से 12 2 24 p स्क्वायर कॉस थीटा। स्क्वायर कर दो और सॉल्व कर दो, p स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। देखो यहाँ से देखो क्या बन गया, 1/2 इज इक्वल टू p स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 13 प्लस 12 कॉस थीटा बाई 40 प्लस 24 कॉस थीटा। स्क्वायर करो और कॉस थीटा के लिए सॉल्व कर दो। ठीक है सर, हो गया सर, लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 6। The three force PQ are acting at a point on the plane. The angle between P and Q and R. The angle between P and Q. So then for equilibrium, PQR are in the ratio. Okay. तो P इधर है, Q जो है वो इससे 150 डिग्री एंगल बना रहा है, और R जो है वो इससे 120 डिग्री एंगल बना रहा है। ये R है। तुम लोग लेमिस थ्योरम पढ़े हो क्या? भाई नहीं, ये तो बिना लेमिस थ्योरम के पढ़ते हैं। देखो P को मैं इधर मान लिया तो Q इधर माना, तो ये एंगल 60 हो जाएगा क्योंकि टोटल 150 है, वो 90 हो गया। और जो R हो जाएगा वो इधर हो जाएगा क्योंकि ये एंगल 30 और ये एंगल 90, तो R इधर हो जाएगा। तो PQR, यहाँ तो कोई दिक्कत? सिंपल सा। अब देखो Q का जो इधर वाला कंपोनेंट है, Q का इधर वाला कंपोनेंट, ये R को बैलेंस करना चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं Q cos 60 शुड बी इक्वल टू R, क्योंकि और कुछ नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में। और हॉरिजॉन्टल में देखो तो क्या आ जाएगा, Q cos 30 इज इक्वल टू P, तो यहाँ से आ जाएगा दिस इम्प्लाइज Q/2 इक्वल टू R, और यहाँ से आ जाएगा Q √3/2 इक्वल टू P। अब आगे प्रोसीड हो जाएगा, P is to Q is to R निकल जाएगा। वो Q cos 60 इज इक्वल टू R, वो कैसे आया? तुमको देखो, अगर तुम्हारा इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होना चाहिए और इस डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में है, हाँ तो अगर तुम वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लिखो तो ऊपर की ओर फोर्स कितना है, Q cos 60, और नीचे की ओर फोर्स कितना है, R। तो मैं लिख सकता हूँ कि ऊपर की ओर जितना फोर्स उतना ही नीचे फोर्स। हाँ सही है। हाँ सही। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, ये कितना है Q cos 30 और इधर कितना है P, तो Q cos 30 और P इक्वल होना चाहिए। ठीक है।
ये समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 7 किसी का डाउट है? आपको मैंने कुछ सॉल्व किया था सर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 8। सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड पे जाना। ओके, सर मेरे को नहीं समझा ये क्वेश्चन। कहाँ पर नहीं समझा? 6 वाला, ये मतलब किस पॉइंट पे तुमको नहीं समझ में आया? जब से आपने वो ये बनाया ना कि ये तो समझ में आया ना, पी क्यू आर इधर इधर होगा, ये तो समझ में आया। हाँ ठीक है, अब देखो कभी भी नेट फोर्स अगर 0 करना है तो ये इस क्वेश्चन में क्या लिखा कि इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब नेट फोर्स 0 होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0। हाँ ठीक है, अब नेट फोर्स 0 मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0। सही है। हाँ अब तुम अगर नीचे इसको आर से खींच रही हो, यहाँ पे नीचे अगर हम लोग आर से खींच रहे हैं तो ऊपर भी उतना ही फोर्स से खींचना पड़ेगा ना, तब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। हाँ हाँ या ना? हाँ मैं नीचे उसको आर से खींच रहा हूँ और ऊपर उसको क्यू cos 60 से खींच रहा हूँ, तो वो दोनों बराबर होना चाहिए। सिमिलरली मैं इधर इसको क्यू cos 30 से खींच रहा हूँ और इधर इसको p से खींच रहा हूँ, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। हाँ। बस वही तो मैंने किया। देखो, तो सर इसका सर वो उसमें रेशियो क्या क्या? सर इसका रेशियो फॉर्म क्या आएगा? वो P/Q। अच्छा, रेशियो फॉर्म क्या है? तो यहाँ से देखो हम लोग पहले वाले से लिख सकते हैं Q इक्वल टू 2R, और दूसरे वाले या फिर हम लोग ऐसा लिख लो कि दोनों में Q कॉमन है ना, तो Q इक्वल टू 2R लिख सकते हैं और नीचे वाले से लिख सकते हैं Q इक्वल टू 2P/√3। कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों Q इक्वेट को कर 2, दें। हाँ तो देखो यहाँ से तुमको क्या मिल गया, Q/2 R भी पता है तुमको, Q/P भी पता है तुमको, तो यहाँ से क्या मिल गया, 2R इज इक्वल टू 2P/√3। तो यहाँ से तुमको R/P भी मिल गया 1/√3। ठीक है, यस सर। और R/Q तुमको पता है 1:2। तो दोनों में R 1 है, दोनों में R के सामने 1 लिखा हुआ है। मुझे कोई एक चीज सेम लाना होता है। तो P क्या हो गया, P/Q/R। P के सामने लिखा हुआ है √3, तो √3। Q के सामने क्या लिखा हुआ है 2, और R के सामने क्या लिखा हुआ है 1, तो √3:2:1। ठीक है, दोनों जगह मुझे क्या करना होता है, किसी एक नंबर को दोनों जगह सेम कर देना होता है, उसके बाद फिर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ऐसे रेशियो फॉर्म में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A vector is of magnitude 8. A vector is a magnitude of 8 meter is added to a vector A. ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, a vector of magnitude 8 meter is added to a vector A which is along x axis। तो एक वेक्टर है मेरे पास A जो x axis के along है, इसमें मैं एक वेक्टर ऐड किया, उसका मैग्नीट्यूड है 8 मीटर। द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, मान लो एक वेक्टर इधर है, इसका मैग्नीट्यूड है 8। अब मुझे बोला द सम ऑफ दीज टू वेक्टर इज द थर्ड वेक्टर दैट लाइज अलोंग y एक्सिस, मतलब ये रिजल्टेंट है, एंड इज मैग्नीट्यूड ट्वाइस दैट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a, और इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a।
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब देखो इसको कैसे प्रोसीड करें। अगेन तुम मान लो कि एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट अगर ऊपर आ रहा है इसका मतलब क्या है, ए का जो इधर वाला कंपोनेंट है दिस 8 cos थीटा, और ये जो इधर है ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं मॉड शुड बी इक्वल टू 8 cos थीटा। इस स्टेटमेंट में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है। इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, 8 sin थीटा, और ये 8 sin थीटा के कारण ही क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए। तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 8 sin थीटा। अब मुझे क्या करना है, मुझे बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कैसे निकालें, मुझे ये दो चीज आ गया, अब हम लोग को मैग्नीट्यूड ऑफ ए बताना है। स्क्वायर एंड ऐड, जो क्या बन जाएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर cos स्क्वायर 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा 64 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 बन गया। तो 5 टाइम्स ऑफ मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64, और मॉड ए स्क्वायर बन गया 64/5, और ए बन गया अंडर रूट दैट इज 8/√5। सर 5a स्क्वायर कैसा है आपको, ये समझा? ये स्क्वायर किया ना, ए स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर दैट इज हाँ समझा सर। 5। और कोई डाउट है इस वाले, इसमें लेक्चर 3 में? सर एक बार वापस समझाओ ना। वापस 2a is equal to 8 sin theta से 2a इक्वल टू 8 sin थीटा से, ठीक है। इसका इधर वाला देखो, मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है ये ऊपर आ रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ ए है, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है। हाँ अब ए का तो इधर कोई कंपोनेंट नहीं आएगा ना, ए का तो इधर कंपोनेंट 0 हो जाएगा। इसका कंपोनेंट आएगा 8 का, इधर क्योर कंपोनेंट आएगा, दिस इज 8 sin थीटा, हाँ और इधर क्योर मुझे दिया हुआ कितना है, ट्वाइस ऑफ ए। इसका मतलब हाँ 8 sin थीटा जो होगा वो ट्वाइस ऑफ ए होगा। हाँ ये उस ठीक साइड है का cos इस साइड का sin हुआ ना। क्या, मतलब इस साइड आपने ये जो ये वाला लिया 8 cos थीटा, उसके हॉरिजॉन्टल, ऑपोजिट कंपोनेंट वाला sin हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ। फिर along उस the theta is cos theta, away from theta is sin theta। अब मैंने दोनों इसको स्क्वायर किया, देखो इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू 64 cos स्क्वायर थीटा। हाँ पहला वाले को स्क्वायर किया तो, दूसरे वाले हाँ को सर स्क्वायर किया तो 4 आया, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 64 sin स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को ऐड करो तो क्या बन गया, 5a स्क्वायर इज इक्वल टू 64 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 1 थीटा। हो जाएगा वो तो। ठीक है, अब तो आगे ठीक है। हाँ समझ गया सर, थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट और लेक्चर 4 आईसीई। लेक्चर 4 आईसीई में कौन सा डाउट है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में, 1 to 5 में? क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत सिंपल है। 2 भी बहुत सिंपल है, बता दो कोई डाउट है तो 1 to 5 में। सिक्स 1 क्वेश्चन to में 6 क्वेश्चन में और 3c एक बार करो ना। 3c, ठीक है। 3c क्या है, the x and y component of the force are 2 and इतना, the force 3 का c थोड़ी है, वो ऑप्शन है, ए बी पार्ट नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है थर्ड
कि x and y component of a force are 2 न्यूटन, x में 2 है एंड y में क्या है -3, मतलब नीचे की ओर होगा। ठीक है दूसरा, हाँ तो इस फोर्स को तुम क्या लिख सकती हो, 2 आगे की तरफ मतलब 2i और 3 नीचे की तरफ है, इसका मतलब क्या होगा -3j। x को हम लोग i से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्लस j होता है, ये सब तो पता है ना, हाँ ये सर। -i। सर मेरे को लगा सी ऑप्शन है इसलिए मेरे को डाउट था, नहीं तो समझा था। ठीक है, नेक्स्ट डाउट। सर 6 का C और D। 6 का सी और डी, 6 क्वेश्चन, ओके। 6 का ए सी डी, ठीक है, 6 का ए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन आई जे, 5,37। तो 5 इधर है, ये एंगल है 37, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा 5 cos 37, ठीक है, और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा 5 sin 37। ये पता है ना कि along the theta is cos theta, away from theta is sin theta। ये लेने में कोई दिक्कत नहीं है, या ये लेने में किसी को दिक्कत है? कौन सा कॉस होगा कौन सा साइन होगा, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ठीक है, तो अब देखो cos 37 क्या होता है, ये 37, तो ये होता है 3 4 5 वाला ट्राइंगल होता है, ये भी पता होगा, और एंगल अपोजिट स्मॉलर साइड इज स्मॉलर, तो मैं 37 के सामने 3 लिख दिया, तो cos 37 हो गया 4/5 और sin 37 हो गया 3/5, तो ये बन गया 4, ये बन गया 3। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4 आगे की तरफ है, दैट इज 4i कैप, और 3 ऊपर की तरफ है, तो 3j कैप। पहला वाला ये हो जाएगा। ठीक है, जिसका डाउट था ये समझ में आया है, इसका डाउट था रितिशा, ओके। 5 का सेकेंड पार्ट, ओके 5 का सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सी है इसका 3,2π/3, 2π/3 मतलब 120 डिग्री। अब देखो 3,120, 120 मतलब इधर कहीं पे, इधर कहीं पे, तो ये एंगल क्या होगा 30। देखो इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा 3 cos 30, दैट इज 3√3/2, और इधर वाला क्या होगा 3 sin 30, दैट इज 3/2। ये किसका डाउट था? सर समझा मैं, मेरा डाउट। हो गया ना, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये आ जाएगा -3/2i प्लस 3√3/2j। कैन यू गिव ऑल द एंगल वैल्यू? नो दिस आई वांट, यार पाई 180 डिग्री होता है, अब 180 करने में क्या दिक्कत है? पाई रेडियन इज 180 डिग्री दिशा, ठीक है, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। तो अब दूसरे बहुत सारा हो सकता है ना, मतलब ऐसा थोड़ी है तुम याद करके बैठ जाओगी। अब पाई/10 निकालना है, तो देखो क्या आ जाएगा 18 डिग्री, सीधा 10 से डिवाइड कर दो। 2π/3 निकालना है, तो क्या करोगे 2/3 इंटू 180, दैट इज 120 डिग्री। ऐसे हम लोग याद नहीं कर सकते हैं दृश्य, ठीक है, हमें बस ये याद रखना है पाई रेडियन इज 180, तो 2/3 ऑफ 180 इज 120। ओके दृश्य, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आता है डी। डी पार्ट क्या है, 10,53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। लेट्स से मैं ऐसा मान लेता हूँ, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये है, साउथ ये है। ईस्ट को मैं प्लस आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, वेस्ट को माइनस आई से, नॉर्थ को प्लस जे, और साउथ को माइनस जे। अब मुझे मिला है 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से मुझे 53 डिग्री जाना है, साउथ से 53 डिग्री। अब हो जाएगा, ये किसका डाउट था? हाँ सर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर वही होगा ना, cos 53 5। और sin 53। हाँ, इधर वाला जो कॉम्पोनेंट होगा वो होगा 10 cos 53 इज 10 इंटू 3/5, और इधर वाला जो आएगा ये आएगा 10 sin 53, दैट इज 10 इंटू 4/5। ठीक है, तो ये हाँ बन जाएगा -8i प्लस 6, -6 है, -8i -6 है, क्योंकि दोनों अपोजिट मतलब निगेटिव डायरेक्शन में। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। ओके, 5b i minus j, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। तो i माइनस जे देखो क्या होगा, i मतलब मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 यूनिट जाना है, ये किसका डाउट है, और माइनस जे मतलब मुझे नीचे की ओर 1 जाना है, तो डायरेक्शन तो ये हो गया। अब ये एंगल मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये 45 डिग्री होगा, और मैग्नीट्यूड भी डायरेक्टली दिख रहा है, √2 होगा। ओके देवांगी। और कोई डाउट है आईसीई में? ओके नहीं सर। रितिशा। 5 का A करो ना। 5 का ए, ठीक है, तो रितिशा मैं 1 मिनट तुमको बता रहा हूँ। 5 का ए इज √3i प्लस जे, √3i प्लस जे। तो √3i का क्या मतलब है? सर सर लेक्चर हाँ 4 का है ना? हाँ हाँ, लेक्चर 4 आईसी। ओके सर। तो मैं आगे की ओर √3 जाना है आई में, और जे में मतलब ऊपर की ओर 1 जाना है। देखो ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2 डायरेक्टली √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, Yes. और ये एंगल कितना बनेगा, tan थीटा इज 1/√3, मतलब थीटा 30 डिग्री, tan थीटा 1/√3 हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब एक डाउट है रितिशा का कि कॉस कौन सा होता है और साइन कौन सा होता है। देखो रितिशा, मान लो ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो याद करो टुवर्ड्स द थीटा इज cos थीटा, हमेशा टुवर्ड्स द थीटा इज cos थीटा, एंड अवे फ्रॉम थीटा इज sin थीटा। ठीक है रितिशा, अब जब तुम इधर जा रही हो, तो थीटा थीटा की तरफ है ना, मतलब थीटा के डायरेक्शन में है। तो ये वाला लेट से ए है, तो ये जो होगा वो ए cos थीटा होगा, और देखो ये थीटा के अपोजिट है, तो ये ए sin थीटा होगा। रितिशा अनम्यूट कर सकती हो क्या? हाँ सर, समझा। ठीक है, अब ये बता दो तुम मुझे कि लेट्स से दिस एंगल इज फाई, तो ये वाला ए cos फाई होगा या ए sin फाई होगा? क्या आप बी मान लो, तो बी cos फाई होगा या बी sin फाई होगा? बी कॉस फाई। फाई, और हाँ, ये वाला जो होगा वो बी बी। साइन फाई। अच्छा, अगर मैं ऐसा बनाऊं, लेट्स से दिस इज सी एंड दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला कौन सा होगा, सी cos थीटा या सी sin थीटा? सी कॉस थीटा। सी cos थीटा, ठीक है, समझ गई। हाँ, और ऊपर वाला सी sin थीटा। ओके सर, थैंक यू ये सर। बस याद कर लो, हो जाएगा काम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ट्यूटोरियल लेक्चर 4 ट्यूट। सर हमारा जो x कंपोनेंट होता है वो cos थीटा होता है ना, मतलब b नहीं cos। नहीं 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 नहीं, हमेशा नहीं, वो डिपेंड करता है cos थीटा कौन सा होगा, वो एंगल पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल लिए हैं। और एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड पे लेके जाओ। ओके, जैसे 1 मिनट, जैसे यहाँ पर देखो इस वाले क्वेश्चन में, बी वाले केस में, ये वाला जो है वो cos फाई हो गया, वाई वाला, हाँ, ठीक है। तो हम लोग इससे याद रखते हैं टुवर्ड्स द थीटा इज cos थीटा, अवे फ्रॉम थीटा इज sin थीटा। ओके।
Okay, done, sir. डन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लेक्चर 4 ट्यूटोरियल। सर वो वाला स्लाइड कॉपी करना है सर, जिसपे आपने वो लिखा कौन था सा? टुवर्ड्स द थीटा अच्छा टाइप। हाँ सर हो गया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लेक्चर 4 ट्यूटोरियल। क्वेश्चन नंबर 1 1 2 3 4 इसमें डाउट है या सारे क्वेश्चन कर लें? सारे, ठीक है देवांगी। जो क्वेश्चन नंबर 1, नहीं सारे क्वेश्चन करेंगे यार देवांगी, तो यार मजा नहीं आएगा, मतलब तुम लोग सीखोगे नहीं। एक बार अटेम्प्ट कर चुके हो ना सारे, फिर मैं सारे सॉल्व कर देता हूँ। और नहीं तो ये देख के सॉल्व नहीं करना अगर नहीं अटेम्प्ट किया हो तो क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट वेक्टर में हम लोग को क्या करना होता है? यूनिट वेक्टर को में हम लोग को क्या करना रहता है? वो वेक्टर लिखना होता है एंड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ये होता है यूनिट वेक्टर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? आई प्लस जे प्लस के अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज आई प्लस जे प्लस के बाई रूट 3। ठीक है। क्वेश्चन 2, द वेक्टर इतना वेयर आई एंड जे आर यूनिट अलोंग एक्स एंड वाई। देखो आई एंड जे दिया हुआ है, तो एक आगे की तरफ जाना है, एक ऊपर की तरफ जाना है, 1 1। अब देखो ये एंगल कितना होगा? क्लियरली दिख रहा है कि ये एंगल 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। क्वेश्चन 3, यूनिट वेक्टर दिया है, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करें? हम लोग लिख सकते हैं 0.2 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, और दिस implies 0.04 plus 0.36 plus a square equal to 1, a square equal to 0.60, or this implies a is equals to under root 0.6. सर इसके वैसे थोड़ी ट्यूटोरियल क्या? 2 लेक्चर 4 के ट्यूटोरियल इजी है। हाँ, इससे फिर ट्यूटोरियल इजी है। सर आगे सारे वाले क्यों कर रहे में हो? ठीक है, मतलब कोई नहीं, तुरंत में हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट है? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 5 जिसका भी डाउट है बता दो। 6 4 5 6 में किसी को कोई डाउट? अच्छा, फिर लेक्चर 5 हो गया क्या? नहीं सर। ओके, ठीक है। तो हम लोग 6 नहीं आया। ओके रितिशा, जस्ट अ मिनट, हम लोग लेक्चर 4 तक ही कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सर कैलकुलस में एक डाउट। ठीक है, एक मिनट, पहले ये खत्म कर लेते हैं फिर कैलकुलस वाला डाउट देख लेते हैं। With respect to a rectangular Cartesian coordinate system, three vectors are
ड्रॉ दिस वेक्टर, अच्छा ड्रॉ करना है तुमको। तो ए वेक्टर दिया हुआ है 4i माइनस जे। तो ऐसा कर लो, लेट्स से दिस इज x, दिस इज y। तो 4 आगे की तरफ और 1 नीचे की तरफ, 4i माइनस जे हो गया। ठीक है रितिशा। सेकेंड जो है b, दिस इज माइनस 3i प्लस 2j। तो माइनस 3i मतलब पीछे की ओर माइनस 3 और ऊपर की ओर 2। नो 018। तो पहला वाला वेक्टर ये हो गया फर्स्ट वेक्टर। सेकेंड जो वेक्टर बन गया वो मेरा ये वाला वेक्टर बन गया सेकेंड वेक्टर। और थर्ड इज सी इज माइनस के। तो माइनस के रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करो, लेट्स से दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, प्लस y प्लस z ऐसे डिफाइन कर दो। तो माइनस के किधर हो जाएगा, नीचे की ओर 1 यूनिट। या फिर अगर इसमें दिखाना है, अगर इसी में तुम दिखाना चाहो तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि पॉजिटिव z बाहर की ओर है और नेगेटिव z अंदर की ओर है। तो 1 यूनिट पीछे हो जाएगा 1। ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है नितिशा। सर कैलकुलस में डाउट है सर। हाँ कैलकुलस का बता दो डाउट। एक मिनट, किसी का और का मैसेज नहीं है ना, जस्ट मिनट। दिवांश 4 कौन सा, तुम तब तक कैलकुलस बता दो। हाँ सर। सर लेक्चर 4 का ट्यूट। क्वेश्चन नंबर 4। ओके। वेक्टर a makes equal angle with x, y and z axis. Value of its component in magnitude will be। तो मान लो x एक्सिस से अल्फा a वेक्टर इज, मान लो दिस इज xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, ऐसा मान लिया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल एंगल विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस इज आई कैप। तो cos अल्फा, लेट्स से अल्फा एंगल बना रहा है, तो cos अल्फा क्या होगा, a डॉट बी। तो a डॉट बी मतलब ये क्या बन जाएगा, x इंटू 1 एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। cos अल्फा ये होगा। cos बीटा क्या हो जाएगा, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और cos गामा हो जाएगा z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है क्या देवांश? नो सर। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, इक्वल एंगल्स विद इक्वल एंगल्स बना रहा है। ठीक है, इसका मतलब डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, इसका मतलब न्यूमरेटर भी सेम होगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा अगर तीनों एंगल इक्वल है। तो कोई दिक्कत? अगर नो। cos अल्फा, ठीक है, तो x y z इक्वल हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया, देखो क्या बन गया, x अपॉन रूट 3x दैट इज 1 बाई रूट 3। अब हो जाएगा। हाँ सर। तो 1 बाई रूट 3 आई प्लस 1 बाई रूट 3 के प्लस 1 बाई रूट 3 के वेक्टर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नेक्स्ट कैलकुलस में किसको डाउट है? हाँ सर मेरे को हाँ बताओ कौन सा डाउट। लेक्चर 6 ट्यूटोरियल 1। एक मिनट, लेक्चर 6 पेज नंबर बता सकते हो क्या पीडीएफ का?
लेक्चर सर 6 94 ट्यूटोरियल 1 94 94 हाँ लेक्चर 6 ट्यूटोरियल 1 हाँ सर 19th वाला क्वेश्चन नंबर एक मिनट में सेव कर लेता हूँ 19th 19th क्या अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स रूट एक्स प्लस 1 dx इसको मुझे इंटीग्रेट करना है हाँ तो क्या करो पुट एक्स रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी इस क्वांटिटी को टी पुट कर दो हाँ जिनका अभी नहीं हुआ है जिनको अभी इंटीग्रेशन मैंने नहीं सिखाया है वो अभी इग्नोर करेंगे इसको ये दो क्या बन गया एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 इक्वल टू टी मैंने मान लिया नेक्स्ट स्टेप क्या होता है डिफरेंशिएट ये बन जाएगा 3/2 एक्स टू द पावर 1/2 इक्वल टू dt ठीक है हाँ इसमें कोई डाउट है नहीं सर समझा और ये बन गया रूट एक्स dx हाँ सर इसके आगे का मालूम है सर मेरे को बस जानना था कि x किसको मतलब सब्स्टिट्यूट किसको करना अब हो जाएगा ना आगे सर हेलो हाँ सर आगे हो जाएगा ये बन जाएगा t टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 और ये सॉल्व कर देना 4/9 इंटू टी किसको माना था x रूट x प्लस 1 टू द पावर 3/2 ठीक है हाँ सर हो जाए सर एक और है उसमें सर एक हाँ बताओ सर कौन सा 26th वाले में हम लोग को टी किसको मानना है वो बोल दो ना 26 वाले में x tan x स्क्वायर tan x स्क्वायर को t मान लो पैनिक ओके tan x स्क्वायर को t मान लो तो तुम्हारा sec x स्क्वायर इंटू tan x स्क्वायर को अगर तुम t मानोगे तो क्या बनेगा देखो sec x स्क्वायर इंटू 2x dx ये चीज dt बन जाएगा ओके ठीक है और किसी को कोई डाउट है हाँ ये जिसका डाउट था अगर ये चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना मैं पीडीएफ में ये वाला फाइल वो नहीं ऐड कर दूंगा हाँ सर ले ले सर ठीक एक और है सर मतलब एकदम लास्ट हाँ वाला था ना वो समेशन सीरीज वो सब हाँ हाँ एक मिनट पेज नंबर लास्ट पेज और हाँ हाँ सर हाँ तो वाला और 23rd वाला बताओ ना किसमें उसी में हाँ उसमें 5th वाला और 23rd वाला 9th वाला और 23rd वाला 9th और 23rd ओके 9th में क्या करो तुम एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लो 9th में क्या करो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है ना इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x तो क्या करो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लो देखो क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x dx dt बन जाएगा ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी इंटू डी टी अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा सही है दृश्य यस सर ओके नेक्स्ट कौन सा तो 23 और 23 क्या है 1/23 उससे कर लो ना इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर यस सर अब हो जाएगा दृश्य अब क्या करो पुट x प्लस 3 इक्वल टू t पुट x प्लस 3 इक्वल टू t तो क्या बन जाएगा dx इक्वल टू dt ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर आगे हो जाएगा
यस सर। हाँ नेक्स्ट बता दो। सर लेक्चर 7 का एक मिनट, इससे 7 है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। dy by dx इज इक्वल टू वो वाला हाँ dy dx इज इक्वल टू yx प्लस yx स्क्वायर। इसको ऐसे लिख दो dy by y इज इक्वल टू 2x प्लस x स्क्वायर इनटू dx। इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड and y is equals to 2x square by 2 x by 3 plus c। ठीक है। सर कैसे किया, मतलब मेरे को समझा नहीं। मैंने इसमें क्या y कॉमन ली तो ये क्या बना 2x plus x square equal to dy by dx। हाँ अब मैंने dx को इधर मल्टीप्लाई किया और y को नीचे भेजा तो क्या बन गया dy by y equal to 2x plus x square into dx। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। ओके, एक मिनट से कॉपी। सर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना? हाँ हाँ हाँ। हम्म। सर वो वाले लेक्चर में, लेक्चर 7 में हर एक वही टाइप का है क्या जो अभी हाँ आपने? सारे क्वेश्चन इसी टाइप से करना है तुमको। वेरिएबल इसको इस प्रोसेस को ये जो है ना ये वाला स्टेप इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन। कि y वाले टर्म्स को एक साथ ले आया x वाले को ले गया फिर इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड। लेक्चर 6 ICE क्वेश्चन नंबर 3। लेक्चर 6 ICE क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा d थीटा। 3 का कौन सा a या b? प्रणव a या b? Sir, A. इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इसको ऐसे लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा अपॉन cos थीटा और पुट कर दो पुट cos थीटा इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट करो माइनस sin थीटा। अब हो जाएगा आगे Yes, sir. तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन दैट इज माइनस ln t। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? हमें इंटीग्रेशन में पार्ट्स है क्या सर अभी? नहीं अभी के लिए छोड़ दो कोई जरूरत नहीं है। मैथ्स में सिखा दिया जाएगा। अभी के लिए काफी मेहनत लगेगा वो सीखने में और ऐसे कुछ काम नहीं है फिजिक्स में बाय पार्ट्स का। ओके और कोई डाउट किसी भी टाइप का या कुछ भी पूछना हो कहीं से भी रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो रैंडम सा। सर लेक्चर 6 ट्यूटोरियल 1 का और करके बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। ये कैलकुलस वाला ही ना? यस। t स्क्वायर t क्यूब प्लस ओके t क्यूब प्लस 4 टू द पावर माइनस 1 बाई 2 dt। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है ना। पुट t क्यूब प्लस 4 इक्वल टू z। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर dt dz बन जाएगा। कोई भी वेरिएबल मान लो। अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग t स्क्वायर dt इज इक्वल टू dz बाई 3। ठीक है दृश्य? यस सर।
तो ये चीज क्या हो गया, ये बन गया z टू द पावर माइनस 1/2 इंटू टी स्क्वायर डी टी को हम लोग लिख सकते हैं dz/3। अब आगे इंटीग्रेट हो जाएगा। एक सेकंड वापस बोलो सर, क्या? अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा z टू द पावर माइनस 1/2 इंटू dz/3, ये इंटीग्रेट हो जाएगा आगे। हाँ, तो 1/3 को कॉमन लेना है ना बाहर। 1/3 बाहर ले लो, z टू द पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन z टू द पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2। हाँ रेट ऑफ चेंज प्रॉब्लम अमन, ठीक है। अभी इनकेस अगर किसी को हो गया तो वो, अगर कोई डाउट नहीं है या नहीं कुछ है तो वो लीव कर सकता है, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है अटेम्प्ट करना, वो लीव कर सकता है। जिनको डाउट्स है वो बताते जाओ। रेट चेंज वाले में मुझे क्या करना होता है, जैसे मान लो वॉल्यूम एक स्फीयर है, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, या फिर एरिया का बात कर लो, सरफेस एरिया 4πr²। अब मुझसे अगर पूछ लिया कि किस रेट से वॉल्यूम बढ़ रहा है या एरिया बढ़ रहा है, तो क्या करो, जस्ट डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, dv इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r² dr। अब क्या करो, दोनों साइड dt से डिवाइड कर दो, ये देखो क्या बन गया, dv/dt। dv इज चेंज इन वॉल्यूम बाय टाइम, ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम बाय टाइम। तो ये क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बन गया। और ये देखो क्या बन गया, dr/dt। ये क्या बन गया, चेंज इन रेडियस अपॉन टाइम। तो ये बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। तो तुमको सारे क्वेश्चन में तुमको क्या करना है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होगा, तुमको वो एक्सप्रेशन लिखना है और फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, और फिर सारे क्वेश्चन उसका एक्सप्रेशन लिखो, फिर डिफरेंशिएट कर दो। ओके मैम। सर ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x। ln x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अरे अच्छा, यार, फिर तुम यहाँ पर ln इंटीग्रेशन, x को इंटीग्रेशन करने के लिए ना मुझे पाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा ln x का, बिना सर पाई पार्ट्स लगाए नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि सर वो लेक्चर चलो बाई पार्ट पार्ट्स, ट्यूटोरियल 1 में था ठीक है, सर। चलो बाई पार्ट्स में बताता हूँ। बाई पार्ट्स में क्या करना होता है, डायरेक्ट प्लस रिजल्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन। हाँ भरत, अगर एक फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहला फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जो ये u को यहाँ छोड़े थे ना उसका डिफरेंशिएशन, और v का इंटीग्रेशन, और उस पूरे का इंटीग्रेशन। ये होता है मेरा रूल। ln x minus 1 ना? हाँ, x ln x माइनस 1 आता है, हाँ, x ln x माइनस x आता है। तो देखो इसको हम लोग क्या कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ln x है, ठीक है। तो क्या करो, ln x का डिफरेंशिएशन तो मुझे पता है, इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो मुझे v का इंटीग्रेशन करना है। तो मैं v इसको मान लेता हूँ, u इसको मान लेता हूँ, तो u को वैसे ही लिख दिया ln x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ln x को मुझे डिफरेंशिएट करना है, 1 को मुझे इंटीग्रेट करना है x dx। तो देखो क्या बन गया, x ln x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो गया, x, ये बन गया x ln x माइनस। सर आप एक ठीक रेट है, ऑफ चेंज का एक एग्जांपल सम बता दो। मान लो एक कोन है,
उसका हाइट है h, रेडियस है r, हाइट इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, हाइट बढ़ रहा है at rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस घट रहा है at rate of -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. Find rate of increase of volume. Increase of volume. वॉल्यूम किस रेट से बढ़ या घट रहा होगा. ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, कौन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 pi r square. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा 1/3 dv इज इक्वल टू 1/3 पाई. ये दो फंक्शन है आर स्क्वायर और एच, तो मैं प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करता हूँ. तो ये बन जाएगा 2r dr और h को कांस्टेंट रखा प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर और h को डिफरेंशिएट किया. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. नो सर. अब क्या करो, dt से डिवाइड कर दो दोनों साइड. ठीक है, हाँ. तो ये देखो ये क्या बन गया. अब तुम्हारे पास देखो सारा डेटा दे रखा है. 1/3 है, पता है पाई पता है, r पता है, dr/dt पता है, h पता है, सब कुछ पता है. तुमको बस पुट कर देना है. ओके. ठीक है, कोई दिक्कत? सर अगर ऐसा दिया रहेगा, एक मुझे क्वेश्चन. हाँ, सर sin x का होल क्यूब का इंटीग्रेशन, तो फिर हम लोग को वो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. हाँ ट्रिपल एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. साइन एक्स का होल होल क्यूब. क्यूब. हाँ. हाँ तो ट्रिपल एंगल से होगा, उसके बिना नहीं होगा. और कोई डाउट है? नहीं सर. नो सर. ठीक है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अपना सेशन एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं डाउट्स में. ओके सर. ओके, और कोई क्लास नहीं है ना तुम लोग का? सर आज की आज तो नहीं. आज और कोई नहीं है ना? ठीक है, ठीक है, ओके. थैंक यू. बाय बाय. वेलकम. बाय. बाय सर.